अभी जो है अगला दिन जो हम लोग पढ़े थे वो आपका क्लोएका एनस या माउथ के बारे में पढ़े थे। पढ़ना था ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान के बारे में कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का मतलब ऐसे पीछे पढ़े थे कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का मतलब था एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब होना। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये जो बॉडी वाल है एक ट्यूब का निर्माण किया है, उसके बीच में जो है ना आपका गट है जो दूसरा ट्यूब है, तो एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है, ऐसा कुछ प्लान है। ऐसा कुछ व्यवस्था हो बॉडी में। इसको भी हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं। एक है प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान, हाँ मतलब वैसा स्थिति कंडीशन जिसमें पहले क्या होता है आपका माउथ बनता है। कल शायद देखे थे हम लोग कि माउथ अगर पहले बन जाए किससे, ब्लास्टोपोर से, ब्लास्टोपोर के रीजन से, तो इसको कहते हैं प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान। एनिमल्स जिसमें प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान होता है उसको प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। जैसे एनालिड्स है, निमेटोड्स है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क है, ये सब जो है ना प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लांट्स में आते हैं। दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लांट्स। इसमें जो है ना एक स्टेज में माउथ जो है ना वो पहले बन जाता है। अगला है ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लांट। ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लांट में क्या होता है, इसमें एनस या क्लोएका जो है ना वो पहले बन जाता है और इसमें एनिमल्स जो है सो आपका कौन कौन आता है, इकानोडर्म्स है, हेमिकॉर्डाटा है, कॉर्डाटा है या मनुष्य वगैरह जो है ना। हम लोगों में क्या होता है कि एनस का निर्माण पहले हो जाता है माउथ के तुलना में, या माउथ से पहले हम लोग का एनस बन जाता है। तो हम लोग कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक हैं बॉडी प्लान वाले। नेक्स्ट है बॉडी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट्स। बॉडी प्रोटेक्शन और सपोर्ट्स में आते अगर हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा, क्या हुआ कि आपका साइज और डाइवर्सिटी दोनों जो है ना वो एनिमल्स का बड़ा होता गया और क्या हुआ, वेरिएशन ज़्यादा होने लगा। इसके चलते दो चीज़ तो जरूर चाहिए था। पहला तो कि जो है ना बॉडी सपोर्ट चाहिए था उसको, और वो जो बॉडी सपोर्ट है वो बॉडी सपोर्ट के लिए कोई वैसा हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए था या हार्ड लगने लायक स्ट्रक्चर चाहिए था जो उसको सपोर्ट दे सके और प्रोटेक्ट कर सके बाहर से, ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर चाहिए था। इसको स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन क्या है, वैसा स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स में जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है और तो और उसके बॉडी को सपोर्ट देता है, उसको एक डिफिनिट शेप एंड साइज देता है। शुरुआत में जो है ना, चूंकि एनिमल्स जो थे शुरुआती एनिमल्स वो सारे के सारे वाटर में पाए जाते थे, इसलिए उनमें जो है ना आपका एक काम हाइड्रोस्केलेटन जो है ना वो शुरू किया। हाइड्रोस्केलेटन का मतलब तो आप शायद जानते ही होंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, स्केलेटन मतलब वाटर जो है ना वो स्केलेटन का काम करना शुरू कर दिया और वही जो है ना सपोर्ट भी देना शुरू किया और प्रोटेक्शन भी देना शुरू किया। जैसे प्राइमरी जो भी आपके पास एनिमल्स का नॉलेज होगा उसमें आप देखते होंगे वो आपका ये आपको मिलेगा बात। प्राइमरी जो भी होंगे एनिमल्स वो आपको उसके पास ये बात आपको मिलेगा जिसमें उसका बॉडी जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट है वो दिया जा रहा है किसके द्वारा, हाइड्रोस्केलेटन के द्वारा। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थ्स है, निमेटोड्स है, एनालिड्स है, इन सब में स्केलेटन का काम जो है वो आपका हाइड्रोस्केलेटन करता है। मतलब वाटर के मदद से ही उनमें जो है ना आपका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है या उनमें सपोर्ट होता है बॉडी को। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया एनिमल्स जो है ना वो बड़े होते चले गए और तो और उनमें जो है ना जब साइज बढ़ता गया तो वाटर का अपना एक कैपेसिटी है, वाटर जो है ना अनेबल हो गया उनको सपोर्ट देने में। तब जो है ना कोई हार्ड मटेरियल्स चाहिए था जो वाटर की तरह जो है ना फ्री आपका मूवेबल ना हो, बल्कि वो आपका जो है टेम्परेचर का ज्यादा उस पर असर ना हो और तो और उस पर ग्रेविटी का ज्यादा असर ना हो। ऐसा कुछ मटेरियल्स का खोज एनिमल्स के बॉडी में होने लगा ताकि वो आपका डिफरेंट शेप और साइज को बना के रख सके। तब जो है ना वाटर के जगह पर अब आपका अलग अलग प्रकार के हार्ड मटेरियल्स उसके बॉडी के अंदर आए और स्केलेटन का काम करने लगे, मतलब उसको सपोर्ट देने लगे और प्रोटेक्ट करने लगे।
इसके आधार पर एनिमल्स को जो है ना हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक वैसे एनिमल्स जो जिनका बॉडी सॉफ्ट होता है, अर्थात वो आप में उनमें हार्ड जो है ना कोई पदार्थ या रचना नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोस्केलेटन होता है, मतलब वाटर जो है ना वही स्केलेटन का काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण में आप देख सकते हो निडेरियंस। निडेरियंस आपको याद होगा शायद, इसका कॉमन एग्जांपल में अमीबा, ये हाइड्रा आ जाता है, सॉरी हाइड्रा आ जाता है। हाइड्रा में कहीं भी आपको जो है ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। वो अगर हाइड्रा हार्ड होता है तो वाटर के कारण होता है, और वाटर के मूवमेंट के कारण ही उसमें क्या होता है, वो आपका सॉफ्टनेस आता है, लूजनेस आता है। फिर एनालिट्स है, प्लेटीहेल्मिंथ्स है, इन सब में जो है ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर जैसे बोन होता है, कार्टिलेज होता है, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। उसके बाद है हार्ड बोनी या हार्ड बॉडी जो है ना एनिमल्स जिनमें बोनी या फिर बोन लाइक स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो गए। इनमें क्या हुआ कि कोई जैसे आपका क्या बोलते हैं कैल्शियम का बना हुआ कंपाउंड्स आना शुरू हो गया या स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया, जो बॉडी को क्या किया, हार्ड मटेरियल्स प्रोवाइड करने लगा और वो स्केलेटन का काम होने लगा। उसमें स्पंज में आपको जो है ना कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आर्थ्रोपोड्स में आपको मिलेंगे, मोलस्क में मिलेंगे, इकाइनोडर्म्स में मिलेंगे, कॉर्डाटा में मिलेंगे। ये सब में आपको कुछ हार्ड जो है ना स्ट्रक्चर्स बॉडी में मिलते हैं या पाए जाते हैं। अगला है स्केलेटन के टाइप्स। तो ये हो गया, एनिमल्स को दो भाग में बांट दिए, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स और हार्ड बॉडी एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में कौन थे? वैसे एनिमल्स जिनके बॉडी को सपोर्ट या प्रोटेक्ट जो है ना वो कौन देता था? हाइड्रोस्केलेटन देता था, मतलब वाटर की मदद से उनकी बॉडी का डिफरेंट शेप साइज होता था और वो प्रोटेक्टेड होते थे। उसके बाद दूसरा जो बोल रहे हैं हार्ड बॉडी एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जिनके बॉडी जो है ना वो कोई हार्ड स्ट्रक्चर्स के कारण क्या होता था, सपोर्टेड होता था। वो सिलिका का हो सकता है या कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम का हो सकता है कंपाउंड। इसमें स्पंज से शुरू करके स्पंज है, आर्थ्रोपोड है, हाँ मोलस्क है, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डाट्स है। बीच में जो है ना कुछ एक जो है वो आपका हाइड्रोस्केलेटन वाले थे, जैसे निडेरियंस, एनालिट्स और प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अगला है टाइप्स ऑफ स्केलेटन। इसके स्केलेटन आपके बॉडी पे कहाँ है, उसके आधार पर उसको दो भाग में बांट सकते हैं या बांटा जाता है। पहला है एक्सोस्केलेटन, वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहरी सतह पर आपका पाया जाता है या बाहरी सतह पर होता है, आउटर सरफेस पर होता है। अब इनवर्टिब्रेट में पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना आगे देखते हैं। तो इनवर्टिब्रेट में अगर हम बात करते हैं तो जो भी इनवर्टिब्रेट्स है उनमें आपका ये नॉन लिविंग और एसेलुलर जो है वो पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। नॉन लिविंग का मतलब समझ लेना चाहिए आपको पीछे भी बताया था कि नॉन लिविंग का मतलब वैसा मटेरियल जिसमें कभी भी लाइफ नहीं था और ना तो लाइफ है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये जो आपका नॉन लिविंग होता है स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन किसका, इनवर्टिब्रेट्स का, और ये सेलुलर होता है, मतलब वो सेल नहीं होता, सिर्फ सिक्रीशन होता है। और आपका जिस ऑर्गेन में पाया जाता है उसका एपिडर्मिस जो होता है स्किन का, वो क्या करता है, वो सिक्रीट करता है इसको और वो उसके स्किन के ऊपर एक लेयर के रूप में पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। अब स्किन जो होता है इनवर्टिब्रेट्स का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस होता है, उसमें डर्मिस का बात नहीं करते हैं। अगला है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का अगर बात करोगे तो आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन जो होता है काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है, हम लोगों को जो है ना ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और बायोलॉजी में भी एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, उसमें हमको ये पढ़ना है। तो वहां पर जब आएंगे तो वहां पर तो देखेंगे इसके बारे में काइटिन क्या है। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं काइटिन जो है ना एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है जो आपका हार्ड होता है और तो और वाटर को वाटर के लिए इम्परवियस होता है, मतलब वाटर उसके आर पार नहीं जा सकता है। काइटिन क्या है भाई, काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपका क्या होता है, इम्परवियस होता है वाटर के लिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे दो तीन फायदा हुआ। किसको, आर्थ्रोपोड्स को, जैसे इंसेक्ट्स उसका कॉमन एग्जांपल है आर्थ्रोपोड का। उसमें देखो क्या क्या फायदा हुआ। पहला तो ये हो गया कि उसका बॉडी का जो है ना डिफरेंट शेप और साइज रखने में उसको क्या हुआ, बनने लगा और आसान हो गया।
तापमान में कितना भी परिवर्तन हो जाए, टेम्परेचर में कोई भी फ्लक्चुएशन हो जाए और वाटर की मात्रा बाहर में कम हो जाए या अधिक हो जाए, उसके बॉडी के शेप, साइज और कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होने लगा, क्योंकि ये क्या हो गया, वो वाटर पर निर्भर नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ काइटिन के कारण उसका बॉडी हार्ड हो गया था और इम्परवियस होने के कारण वो वाटर के लॉस को कम कर दिया। तो इंसेक्ट्स में सबसे पहला बात जो आया उसका डिफरेंट शेप साइज होने के कारण काइटिन था, और इम्परवियस होने के कारण जो है ना वो आपका किसी भी परिस्थिति में, चाहे टेम्परेचर हाई हो लो हो, वो आराम से जिंदा रहने लगा। कौन? आपका आर्थ्रोपोड्स के जीव, जिसमें कॉमन हम आपको बता रहे हैं कौन है, इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट आराम से कहीं भी रहना शुरू कर दिया। काइटिन जो है वो आपका और ज्यादा कड़ा होता गया। कुछ इंसेक्ट्स में आप देखोगे क्यूटिकल पाया जाता है उसके ऊपर, और इन दोनों के कारण क्या होता है, एकदम जो है ना वो आपका इम्परवियस हो जाता है वो वाटर के लिए, मतलब नो लॉस। तो इसलिए इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, और तो और टेम्परेचर का भी ज्यादा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है ना उनका जो बॉडी होता है वो वाटर लॉस कम से कम करता है। प्लस उनको जो है ना किसी और चीजों का भी जो है ना डर कम से कम होता है, क्योंकि ये काइटिन जो है ना काफी टफ जो है ना एक लेयर बना देता है उनके बॉडी के ऊपर। आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट्स का अगर बात करो तो ढेर सारे इंसेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप आराम से अपने घर में देख सकते हो। आप एक कॉकरोच का बात पहले कर लेते हैं। कॉकरोच को जब देखोगे ना, ऐसे तो सारे इंसेक्ट्स में कहीं आपको मिल जाएंगे, उनका बॉडी जो होता है ना उसमें जो एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन का बना हुआ, वो सेगमेंट के रूप में अरेंज होता है। मतलब वो हर जो है ना लगा कि यूनिट सेगमेंटली अरेंज होगा। आप उसको अगर छूते होंगे, देखते होंगे तो आपको नजर आएगा कि वो जो है ना एक एक सेगमेंट के रूप में उसमें बटा हुआ है। और ये जो सेगमेंट के रूप में जो अरेंज होता है प्लेट एक्सोस्केलेटन का, उसको स्क्लेरिड्स कहते हैं। तो स्क्लेरिड्स क्या है भाई, वो आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन का बना होता है, और ये सेगमेंटली अरेंज होता है। अब स्क्लेरिड्स जो होता है उसका साइज अलग अलग होता है, इवन उसको उसका जो आकार के और बात आकार के अलावे क्या बात बोल रहे हैं कि वो होता कहाँ है, इसके अलावे आकार के अलावे क्या बोल रहे हैं कि वो होता किस जगह पर है, कैसे सजा हुआ है, इसके आधार पर उसका नामकरण अलग अलग होता है। जैसे अगर वो डॉर्सल साइड में है तो उसको टर्जिट कहते हैं, अगर वो डॉर्सल साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्जिट बोलेंगे या टर्गम बोलेंगे। तो स्क्लेरिड्स क्या है भाई, प्लेट है किसका, काइटिन का बना हुआ, जो क्या करता है इंसेक्ट्स के बॉडी को सेगमेंट के रूप में कवर करके रखता है। हाँ, हर सेगमेंट का अलग अलग स्क्लेरिड्स होगा। जो डॉर्सल साइड में पाया जाता है स्क्लेरिड्स बॉडी के, उसको टर्गिट कहते हैं। जो आपका वेंट्रल साइड में पाया जाता है उसको स्टेराइड कहते हैं। देखिए ये वेंट्रल साइड में है तो इसको क्या कहेंगे, स्टेराइड कहेंगे। और जो लैटरल साइड में, दोनों साइड में है ऐसे, तो उसको कहेंगे प्लूरल। ये टीएस काट के देख रहे हैं हम, ये टीएस है। तो टीएस में हम क्या बोल रहे हैं, जो डॉर्सल साइड में होगा क्या आपका स्क्लेरिड्स, या उसको कहते हैं टर्जिट। जो आपका वेंट्रल साइड में होगा उसको स्टेराइड कहते हैं, और जो लैटरल साइड में होता है उसको प्लूरल कहते हैं। और ये चारों के चारों जो है प्लेट्स, देखो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए ये जुड़ा हुआ है, यहां पर देखिए यहां पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ईंट को जोड़ते हैं ना, या कड़ा हार्ड मटेरियल्स को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं ना हम बीच बीच में, तो ये जो जोड़ने का जो सॉफ्ट एरिया होता है, यहाँ भी सॉफ्ट एरिया है, और उसको बोलते हैं हम क्या, मेम्ब्रेन बोलते हैं, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो स्क्लेराइड्स जो होता है इंसेक्ट्स का, उनको जोड़ता है आपस में। डॉर्सल स्क्लेराइड्स को, लैटरल स्क्लेराइड्स को और वेंट्रल स्क्लेराइड्स को आपस में क्या करता है, जोड़ देता है। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे थे कि इंसेक्ट जो है ना काइटिनस में एक्सोस्केलेटन के कारण उसका जो है ना विंग्स भी इसी से बना होता है। जो भी इंसेक्ट देखते होंगे, इंसेक्ट्स में आप जो भी विंग्स देखते हो, वो विंग्स जो है ना इसी का बना होता है।
किसका? काइटिन का बना होता है। तो काइटिन से क्या फायदा हुआ उसको? तो पहला फायदा आपको बताया था कि वाटर का लॉस कम हो गया, जिससे किसी भी वातावरण में उसको जीने का जो है ना वो क्या हो गया, कैपेसिटी बढ़ गया। हाँ, वो जीने लगा, किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से वो रहने लगा। और दूसरा क्या फायदा हुआ कि उसमें जो है ना आपका विंग्स बन गया काइटिन का, और वो जो विंग्स बन गया वो विंग्स उसको क्या करने लगा, विंग्स उसको प्रोटेक्शन देने लगा। हाँ, कौन चीज से प्रोटेक्शन देने लगा आपको? तो दुश्मनों से। कैसे? उसका स्पीड बढ़ा दिया, विंग से उड़ना शुरू हो गया, तो एनिमी के तुलना में, उसके दुश्मनों के तुलना में उसका स्पीड बढ़ गया, और स्पीड बढ़ने के कारण वो आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तेजी से मूव करने लगा अपने एनिमी के तुलना में, तो उसका जो है एडेप्टेशन पावर और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर वही बात बता रहे थे, हम पीछे जोड़ना चाह रहे थे लेकिन फिर लगा कि पहले इधर पढ़ लेते हैं तो पीछे बताएंगे कि आखिर काइटिनस एक्सोस्केलेटन से इंसेक्ट्स को क्या मिला। तो तीन बात तो आराम से बता सकते हो। पहला तो कि वो उसको प्रोटेक्ट करने लगा, लिक्विड शेड प्रोवाइड किया। दूसरा उससे क्या फायदा हुआ, वाटर इम्पर्वियस था तो वाटर के लॉस को कम कर दिया, तो किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से वो वार्म हो चाहे जो भी हो आराम से वो जिंदा रहने लगा। कौन? इंसेक्ट्स। और दूसरा ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया कि तीसरा उसको ये फायदा हुआ कि उसके जो आपके ये विंग्स थे वो बनने शुरू हो गए एक्सोस्केलेटन से, जिससे उसको उड़ने की क्षमता आ गई, और ये जो क्षमता थी उसको दुश्मनों से उसकी रक्षा करनी शुरू कर दी। अगला है एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क। आज भी जो है ना इंसेक्ट सबसे सक्सेसफुल, अगर एनिमल्स का बात किया जाएगा तो इंसेक्ट का नाम आता है। इस संसार का सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स कौन है अगर बात किया जाए तो कौन आता है? इंसेक्ट्स आता है। और इंसेक्ट्स को सबसे सक्सेसफुल क्यों करते हैं? इसलिए इसको सक्सेसफुल करते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी की जनसंख्या है, सबसे ज्यादा अगर कोई है तो कौन है? इंसेक्ट्स है। अभी तक जितना हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं उन ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा अगर इस संसार में कोई पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है तो वो कौन है? इंसेक्ट्स है। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क। ठीक है, इसमें बात करते अब यहाँ में जो है ना नोट्स बनता चले। आर्थ्रोपोड तो हो गया था, उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ था? काइटिन का। अगला है एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्क। एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्क का अगर बात करोगे तो ये कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कंपाउंड होने के कारण एक थोड़ा हार्ड होता है। इसमें मोलस्क जो होता है, आप जो भी मोलस्क को देखे होंगे उसका बॉडी काफी सॉफ्ट होता है, लेकिन बॉडी के ऊपर में एक कवर पाया जाता है, और वही कवर जो है ना उसका क्या है? एक्सोस्केलेटन है। ये कवर बनता कैसे है? तो मोलस्क का जो, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोलस्का को तो उसमें देखेंगे कि उसका जो बॉडी होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, पतला सा डेलिकेट स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उस डेलिकेट स्ट्रक्चर को हम पैलियम या मेंटल कहते हैं। तो ये जो पैलियम या मेंटल है वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन्स हैं जो मोलस्क के बॉडी पर पाया जाता है। जैसे हम लोग में स्किन होता है वैसे ही उसमें मेंटल या पैलियम जैसा पाया जाता है मेम्ब्रेन, और मेंटल या पैलियम जो होता है वही सिक्रीशन देता है, उसके सेल्स जो है ना सिक्रीशन देते हैं कैल्शियम कंपाउंड को, और वो आपका मोलस्क के चारों तरफ कड़ा जो है आवरण या सेल बनाता है, SHELL सेल है ना, कवर बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स का बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स जो होता है वो डेड होता है। जहां भी सिक्रीशन का बात आएगा वो सब नॉन लिविंग होगा, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका क्या है? नॉन लिविंग है। यहां पर आइए एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट का, ऊपर भी आपको बताया थे काइटिन कैसा था? नॉन लिविंग था। उसके पहले जो बताए थे इनवर्टिब्रेट्स में वो सब के सब कैसा बताए थे? नॉन लिविंग बताए थे। यहां पर कहीं भी लिविंग मत समझ लीजिएगा, जो भी सिक्रीशन होगा वो आपका नॉन लिविंग होता है। अगला है एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स के बाद। एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स जो होता है वो सामान्यतः डेड होता है। डेड होने का क्या मतलब है? ये कभी न कभी लिविंग होगा, इसमें लाइफ पहले था लेकिन सेलुलर होगा। ये डेड है मतलब सेल का बात तो है। और ये बनता कहां से? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन से बनता है। कौन? वर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन।
अब ये जो वर्टिब्रेट है उसमें आपका ये अलग अलग रूप में पाया जाता है एक्सोस्केलेटन, स्केल्स के रूप में, फीदर्स के रूप में, हेयर्स के रूप में, नेल्स के रूप में, या आपका हॉर्न्स के रूप में, सिंग क्ला के रूप में, पंजा जिसको बोलते हैं हम, हुप्स, ये सब के रूप में, खूर है ना, हुप्स का मतलब खूर के रूप में पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ बात है जिसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। जो भी एम्फीबियंस हैं जैसे फ्रॉग, उनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, ठीक है, एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। फिश जो होता है उसमें जो स्केल्स बनता है या पाया जाता है वो डर्मिस से बनता है, अर्थात वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। लेकिन टेट्रापोड का अगर बात करोगे, टेट्रापोड मतलब चार पैर वाले जो हैं, उनका अगर बात करोगे तो उसमें जो स्केल्स होता है वो एपिडर्मिस से बनता है। ये डर्मिस से बन रहा था किसमें, मछली में, फिर स्केल्स है ना, तो ये कैसा था, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। लेकिन बाकी जो टेट्रापोड्स हैं जिसमें स्केल्स पाया जाता है वो आपका एपिडर्मिस से बनते हैं, और इसलिए वो कैसे होते हैं ओरिजिन में, इक्टोडर्मल होते हैं। एपिडर्मिस हमारा इक्टोडर्मल होता है, जबकि मछलियों का जो डर्मिस वो बता रहे वो कैसा है, मीजोडर्मिस है, मीजोडर्मल है ओरिजिन में। स्केल्स जो है वो हम लोगों में टेट्रापोड्स में किसमें पाया जाता है, तो रेप्टाइल्स में आपको नजर आ जाएगा। हाँ, रेंगने वाला जो भी जीव है उनमें आपको ये मिलेगा स्केल्स, और उसमें किससे बता रहे हैं कि बनता है, एपिडर्मिस से बनता है। फिर बर्ड्स में मिलेगा। कुछ मैमल्स हैं जैसे आर्माडिलस, आर्माडिलस जो है ना, उसका नाम सुने होंगे, ये आंट वगैरह खाता है और काफी हार्ड होता है इसका बॉडी ऊपर से। ये आपका ये सब जो होते हैं स्केल्स इस सब में, वो किससे बनते हैं बाबू, एपिडर्मिस से बनते हैं, और इक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में। बर्ड्स में जो है ना स्केल्स आपका केवल पैर रीजन में ही आपको नजर ज्यादा आएंगे, और बॉडी पे जो है ना फीदर्स होता है वो आपको नजर नहीं आते हैं। तो फीदर रियली में बर्ड्स में है क्या, तो स्केल्स का मॉडिफिकेशन है। हाँ, वो जो फीदर्स होते हैं उसके उस पे छोटे छोटे बाल जैसे जो रचना पाए जाते हैं, किस पे, बर्ड्स के एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर, वो रियली में स्केल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं रेप्टाइल्स के। फिर आपका नेक्स्ट जो बात कर रहे थे कि जो बर्ड्स का स्केल्स था वो तो आपका हो गया कि वो सामान्यतः जो है फीदर में बदल जाता है, लेकिन पैर के रीजन में बचा रह जाता है। और इसीलिए लोग जो है ना किसको, बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोलते हैं, परिवर्तित जो है ना रेप्टाइल्स बोलते हैं। अभी जो है ना इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन में कई प्रमाण मिला है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो भी आपके बर्ड्स थे उनका निर्माण या उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो बर्ड्स जो है ना वो आपके रेप्टाइल्स से बने हैं, और रेप्टाइल्स में से भी लोगों का ये कहना है कि शायद ये डायनासोर के जो है ना वंशज होंगे, और डायनासोर से ही आए होंगे, ठीक है। तो ये आपका रूपांतरित है, इनमें जो है ना थोड़ा सा स्केल्स में परिवर्तन हो गया, और स्केल्स जो है ना वो फीदर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम लोग एक्सोस्केलेटन देख रहे थे एनिमल्स में, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो है एनिमल्स में, वो ध्यान रखिएगा कि मोलस्क तक का जो होता है एक्सोस्केलेटन वो नॉन लिविंग होता है, सिक्रीशन फॉर्म में होता है। वर्टिब्रेट जो होता है उसमें समांतर डेड होता है और सेलुलर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर वो है इंडोस्केलेटन का बात। स्केलेटन आपको बताए थे कि स्केलेटन क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो बॉडी के बाहरी सतह पर था वो एक्सोस्केलेटन, और जो बॉडी के अंदर के सतह पर होता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसको कहते हैं इंडोस्केलेटन। ये जो होता है अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार के होता है। जैसे इनवर्टिब्रेट में बात करो, इनवर्टिब्रेट में आपको पहले भी बताए थे कि जो एक्सोस्केलेटन था वो भी आपका कैसा था, नॉन लिविंग और ए सेलुलर था, और इंडोस्केलेटन जो होता है वो भी आपका नॉन लिविंग होता है और ए सेलुलर होता है। हम लोग आपको पहले भी बताए हैं और फिर आप अभी बताना चाह रहे हैं
कि मल्टीसेलुलर का शुरुआत कहाँ से करते हैं। मल्टीसेलुलर जो है ना स्पंज से शुरू होता है, पॉलीफेरल से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनवर्टिब्रेट में देख लेते हैं। स्पंज में स्पंज जो होता है उसमें स्पिक्यूल्स पाया जाता है, छोटे छोटे कांटेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, शार्प एज की जो है ना कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, जो आपका या तो कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, या सिलिका की बनी होती है, या प्रोटीन एक है खास प्रोटीन स्पॉन्जिन प्रोटीन उसकी बनी होती है। तो जो भी आपका स्पंज है, स्पंज का जो आपका एंडोस्केलेटन होता है वो आपका या तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, या सिलिका का होता है, या स्पॉन्जिन प्रोटीन का होता है। इकाइनोडर्म्स का अगर बात कर लो आप, इकाइनोडर्म्स में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही प्लेट केवल होता है और वो प्लेट जैसा होता है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स का बात कर लो तो वर्टिब्रेट्स, आपको वर्टिब्रेट समझ रहे होंगे शायद, जिसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में जो है ना लिविंग होता है और या तो कार्टिलेज का बना होता है या फिर कार्टिलेज और बोन दोनों का बना होता है। ऐसा कोई वर्टिब्रेट्स हमको नहीं मिला, हम लोगों को नहीं पता है जो जिसमें आपका एंडोस्केलेटन केवल बोन का बना होता है, ठीक है। अर्थात प्रकृति हमको कहती है कि हार्डनेस जरूरी है, लेकिन हार्डनेस के साथ साथ लचीलापन भी जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। तो आप अपने जीवन में भी जो है ना अगर बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो कोशिश करो एक अपना अनुशासन हो, लेकिन उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी हो जीवन में, तो क्या होता है जीवन जीने का मजा बढ़ जाता है और उमंग बढ़ जाता है। यहाँ पर आते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में या तो केवल कार्टिलेज का बना होगा सॉफ्ट एकदम, या दोनों कार्टिलेज और बोन दोनों क्या बना होता है। अब यहाँ पर एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन का बात समाप्त हो गया। एंडोस्केलेटन या स्केलेटन या एक्सोस्केलेटन क्या था हम आपको बताए थे, वैसी रचना एनिमल्स में जो उसको क्या करता था, प्रोटेक्शन देता है, जो उसको डिफिनिट शेप या साइज देता है, ठीक है, उसको क्या कहते थे एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन, मतलब स्केलेटन कहते थे। अब है अपेंडेजेज, इसी में थोड़ा सा हम अपेंडेजेज बताना चाह रहे हैं। अपेंडेजेज जो है ना वो आउट ग्रोथ होता है। बॉडी जो होता है, बॉडी का जो मेन पार्ट्स होता है उससे जो कुछ उभार पाया जाता है, और वो उभार अगर लोकोमोशन में मदद करे, भोजन को प्राप्त करने में मदद करे, तो उसको कहते हैं अपेंडेजेज। अपेंडेजेज क्या है? अपेंडेजेज का मतलब हाथ पैर केवल मत समझ लेना। अपेंडेजेज उन रचनाओं को बोलते हैं जो मेन बॉडी पार्ट से निकले हुए होते हैं और क्या करते हैं, लोकोमोशन और भोजन को प्राप्त करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रा का बात कर लेते हैं। हाइड्रा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है एंटीरियर एंड पर, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंटाकल्स कहते हैं। ये जो टेंटाकल्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, अपेंडेजेज कहलाएंगे। फिर है आपका एनालिड्स का अगर बात करोगे तो एनालिड्स में आपका पारापोडिया या सीटी पाया जाता है। वो छोटे छोटे जो है ना उभार्स होते हैं जो उसको चलने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, उसको कहते हैं पारापोडिया या सीटी। कुछ हद तक पैर जैसे उसमें पाए जाते हैं, छोटे छोटे एकदम। नेक्स्ट है फूट इन मोलस्क। मोलस्क जब पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि उसमें भी जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको फूट कहते हैं, और वो आपका घोंगा या सितुआ वगैरह जानते होंगे, स्नेल्स का। तो स्नेल्स को देखे होंगे आप एक जगह से दूसरे को मूव करते हुए या तैरते हुए पानी में, तो फूट के मदद से वो क्या करता है, मूव करता है, अपने भोजन को प्राप्त करता है। अगला है माउथ पार्ट्स, लेग्स या इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं, ये सब के सब किसको बता रहे हैं, अपेंडेजेस को बता रहे हैं। ये सब अपेंडेजेस है। ट्यूब फीट इन इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स भी पढ़ेंगे आगे, उसमें पढ़ेंगे कि उसमें जो होता है ना ट्यूब फीट पाया जाता है जो हाइड्रोस्केलेटन पर काम करता है। नेक्स्ट है फिश में फिन्स पाया जाता है जो उसको तैरने में मदद करता है, उसको लोकोमोशन में मदद करता है, भोजन को पकड़ने में मदद करता है। अगला है लेग्स विंग्स इन टेट्रापोड्स, हम लोग में हाथ पैर है, ठीक है,
या पक्षियों में पंख है, ये सब क्या कहलाएगा? अपेंडेजेस कहलाएगा। अपेंडेजेस एकदम दिमाग में रखना चाहिए कि अपेंडेजेस क्या है भाई? तो वैसा स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन में मदद करता है, जो भोजन को प्राप्त करने में मदद करता है, उसको कहते हैं अपेंडेजेस, अगर वो आउटग्रोथ के रूप में हो बॉडी के मेन पार्ट से। हाँ, बॉडी के मेन पार्ट से। अब हम लोग नीचे शुरू करते हैं, इसी में एक सब हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिम्स, है ना। तो लार्वल स्टेज है कि नहीं है? अगर लाइफ साइकिल किसी ऑर्गेनिज्म का बात करो तो लाइफ साइकिल कहां से शुरू होता है? लाइफ साइकिल जो है ना, जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक, उसका नेचुरल डेथ तक के जो समय होते हैं उसको कहते हैं लाइफ साइकिल। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके डेवलपमेंट के आधार पर उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जिसमें लार्वा पाया जाता है लाइफ साइकिल में, तो उसको, उसके डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। शुरुआती जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वा पाया जाता है। अगर लार्वा हो, लार्वा क्या होता है वो आगे देखेंगे कि जैसे हम लोगों में न्यूली हैच्ड बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, उसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें अंडों से जो बाहर निकलता है शुरुआती आपका रचना, उसको लार्वा बोलते हैं। तो ये जो लार्वा होता है वो आपका अगर है किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन लार्वा अगर अनुपस्थित है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आगे जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि वो जो है ना आपका कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, अगला है कि ये जो आपका होता है नोटोकॉर्ड, वो क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो होता है ना, एक मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के डॉर्सल साइड में पाया जाता है कुछ एनिमल्स के। और ये नहीं कि हमेशा रहे ही रहे, हो सकता है कि पूरे जीवन काल तक रहे, या जीवन काल जो है मतलब लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल के किसी खास स्टेज में रहे, लेकिन कोई एक स्टेज में होना चाहिए, या तो कोई स्टेज में रहे या पूरे जीवन काल तक रहे। तो ऐसे मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या है? मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी के डॉर्सल साइड पर पाया जाता है कि जीवन के किसी भी स्टेज में। इसके उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एनिमल्स को दो भाग में बांटा जाता है। एक है नन कॉर्डेट्स, वैसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं जीवन के किसी भी स्टेज में, उसको कहते हैं नन कॉर्डेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में पॉलीफेरा देख सकते हैं, हेमिकॉर्डाटा देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है किसी भी स्टेज में लाइफ का आपका नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। नोटोकॉर्ड क्या बता रहे हैं? डॉर्सल साइड में एक रस्सी नुमा रचना होता है जो मेसोडर्म का बना होता है, मेसोडर्म से बनता है। रस्सी नुमा रचना डॉर्सल साइड में, डॉर्सल मतलब बता रहे हैं ना पीठ की तरफ, जो चलते समय सूर्य की तरफ होगा, साइड पीछे बताए थे आपको। अब इसका फिगर भी आगे बनाएंगे, फिर से इसको और भी आएगा जगह पर, लेकिन अभी फिलहाल हम कॉर्डेटा और नन कॉर्डेटा जो बात बार बार आ रहा था उसको समझाने के लिए केवल इसको कर रहे हैं। कॉर्डाटा या नन कॉर्डाटा का जो बात करते हैं ना, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कॉर्डेट्स किसको कह रहे हैं? जिसमें लाइफ के किसी भी स्टेज में क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। उन एनिमल्स को हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं। लेकिन वैसे एनिमल्स जिनके जीवन के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं नन कॉर्डेट्स। पॉलीफेरा, हेमिकॉर्डाटा, ये सब क्या है? नन कॉर्डेट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अब जो है ना, ये आइडेंटिफिकेशन जो था वो समाप्त हो गया। आइडेंटिफिकेशन के लिए वो सब को देख लीजिएगा, वो सब कैरेक्टर को पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्लासिफिकेशन में भार नहीं पड़ेगा। थोड़ा समय तो लगा उस पर, लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण है।
उसको अगर नहीं देखिएगा तो क्लासिफिकेशन आपको बाहर लगने लगेगा। अब क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन है क्या? तो वैज्ञानिक रीजन के आधार पर या वैज्ञानिक तरीके से जीवों को समूहों में या उप समूहों में एक क्या बांटना, एक डिफिनिट पैटर्न में बांटना, हियरार्की में बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये जो क्लासिफिकेशन होता है उसका जो है ना आपका क्या क्राइटेरिया होता है? तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होता है गुण में, हाँ, और उसी के आधार पर उनको रिलेशनशिप के आधार पर उनको अरेंज करते हैं। जैसे बुक आप लोग देखे होंगे लाइब्रेरी में हम लोग बुक को कैसे अरेंज करते हैं, तो फिजिक्स का बुक अलग, केमिस्ट्री का बुक अलग, मैथ का बुक अलग, हिस्ट्री का बुक एक तरफ, ऐसे करके हम लोग सेल्फ में उसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। और यही नहीं अरेंज करते हैं, उसको टाइटल वाइज भी करते हैं, है ना। जैसे मॉडर्न जो है ना आपका हिस्ट्री, हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे करके उसको सजाते हैं। और तो और उसको ऑथर वाइज भी सजाते हैं। ऑथर वाइज मतलब लेखक के अनुसार भी उसको सजाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग बुक को सजाते हैं, किसमें बाबू आपको बताए, वो जो आपका क्या बोलते लाइब्रेरी है उसमें, लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में जिस तरह से किताबों को सजाया जाता है उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके ऑथर के आधार पर, उसी तरह से ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग कई ग्रुप्स में सजाते हैं और इसी घटना को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का जरूरत क्या था, क्यों पड़ा? तो क्लासिफिकेशन जो है ना इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लिया जाता है, मतलब विभिन्नताओं को लिया जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, इसलिए भी जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। समय हमारे पास कम था, कम समय में ज्यादा से ज्यादा विभिन्नताओं को और ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑर्गेनिज्म को हम लोग को क्या करना था? अध्ययन करना था, इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी या नीड्स है। अब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है भाई? तो पीछे में लोग पढ़े थे जब ये चैप्टर शुरू किए थे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी या वेरिएशंस है ऑर्गेनिज्म में, किसके आधार पर? शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, कलर, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, इवन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के आधार पर जो डिफरेंसेस होते हैं, जो वेरिएशंस होता है ऑर्गेनिज्म में, ये उनका क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाता है। एनिमल जो होता है उसमें जो आपका साइज में डिफरेंस देखोगे आप, तो 2 माइक्रोमीटर का एनिमल्स होता है, 2 माइक्रोमीटर का एनिमल्स होता है। हाँ, प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स होता है, आप पढ़े होंगे प्लाज्मोडियम से आपको मलेरिया होता है, और स्पोरोजोइट्स जो है ना वो आपका इन्फेक्शियस उसका स्टेज है। तो स्पोरोजोइट जो होता है मलेरिया का वो 2 माइक्रोमीटर का होता है, और 2 माइक्रोमीटर से लेकर 30 मीटर तक का हम लोग एनिमल्स को देखते हैं। तो एनिमल्स जो है उसके साइज में जो वेरिएशंस है देखो काफी ज्यादा है। 2 माइक्रोमीटर से लेकर 30 मीटर तक। 2 माइक्रोमीटर का कौन हो गया? प्लाज्मोडियम में देख रहे हैं स्पोरोजोइट्स उसका। लेकिन आपका 30 मीटर का ब्लू व्हेल बोल रहे हैं। ब्लू व्हेल के बारे में शायद आप जानते ही होंगे कि संसार का सबसे बड़ा एनिमल होता है। इस संसार का सबसे बड़ा एनिमल जो है ना वो कौन है? हाथी मत कर दीजिएगा। हाथी जो ना लैंड पर होता है, लैंड मतलब भूमि पर। लैंड पर अगर जो है ना वो बोला जाए कि लैंड पर सबसे बड़ा एनिमल कौन है, तब तो हाथी बोल देना। लेकिन अगर जो है ना संसार में, वर्ल्ड में बोला जाए, मतलब पानी और मिट्टी दोनों मिलाकर, तो कौन हो जाएगा? ब्लू व्हेल हो जाएगा। ब्लू व्हेल का जो नया जो बच्चा जन्म लेता है, मतलब अभी जो जन्म लिया है, ऐसा आप जानते होंगे व्हेल जो है ना वो क्या है? मैमल है। तो उसका जो बच्चा आता है, जन्म लेता है, वो आपका पूरी तरह से विकसित हाथी के से कुछ बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। हाँ, मतलब जो ब्लू व्हेल का बच्चा होता है वो हाथी, पूर्ण विकसित हाथी से बड़ा होता है। सोच लीजिए उसका बच्चा ही हाथी से बड़ा है, विकसित हाथी से। तो कितना बड़ा ब्लू व्हेल होता होगा, इमेजिन कर सकते हैं आप।
और एक छोटा सा बच्चा जो अभी जन्म लिया है, आजकल में जन्म लिया है ब्लू व्हेल में, वो करीब एक दिन में 455 लीटर दूध पीता है। ब्लू व्हेल का एक बच्चा जो अभी जन्म लिया है हर दिन 455 लीटर दूध पीता है। आप 455 लीटर दूध का मतलब समझ सकते हैं। वो जो पानी का टंकी सामान्यतः जो हम लोगों का होता है घर में लगा हुआ 1000 लीटर का होता है, मतलब उसका आधा, उस पानी के टंकी के आधा जो है ना वो दूध पी जाता है एक दिन में, छोटा सा बच्चा जो आजकल में जन्म लिया है ब्लू व्हेल का। तो कितना ज्यादा वेरिएशंस है एनिमल्स में, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब हम हैबिटेट का थोड़ा सा जहां पर हम फंस सकते हैं, आप उस बात को हम लिए हैं और बाकी को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डाइवर्सिटी इन हैबिट का बात करते हैं। हैबिट है क्या? दो शब्द बार बार आएगा, हैबिटेट और हैबिट, दोनों में अंतर क्या है? हैबिट जो है ना वो आपका आदत का बात है। हाँ, मतलब कैसे जीते हैं हम, कैसे रहते हैं हम, हाँ, हमारा क्या जो है ना वो क्या है, हमारा रहन सहन है। तो ये हैबिट का बात हो जाएगा। और हैबिटेट जहां हम रहते हैं, स्थान का बात है। तो हैबिट जो है वो आपका वे है, वो ढंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहने का। इसके आधार पर एनिमल्स को हम कई भाग में बांटते हैं। किसके आधार पर? उनके आदत के आधार पर, उनके जीने का या रहने के जो है ना ढंग के आधार पर। पहला है सॉलिटरी, वैसे एनिमल्स जो अकेले रह लेते हैं, झुंड में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते बल्कि अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको कहते हैं सॉलिटरी। जैसे मेढक, फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग जो है ना आपसे ज्यादा जो है ना अति माना जाता है, वो क्या बोलते हैं, स्वाभिमानी। वो कभी भी झुंड बना के नहीं चलता, अकेले चलता है। और तो और वो मरा हुआ कीट को नहीं खाता है, वैसा कीट, वैसा इंसेक्ट जो मर के पहले से पड़ा हुआ है उसको नहीं खाता है। वो जिंदा का क्या करता है, हमेशा शिकार करता है। नेक्स्ट टाइगर है, लायन है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो समानता जो है ग्रुप में रह लेती हैं, ग्रुप में रहना पसंद कर लेती हैं। अगला है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो जिसमें आपका ढेर सारा आपका ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे, लेकिन सब अपना अपना काम अपने करे, लेवल ऑफ डिवीजन इसमें नहीं पाया जाए। मतलब वैसे एनिमल्स को ग्रीगेरियस कहेंगे जो रहेगा तो ग्रुप में, लेकिन उसमें लेवल ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाएगा, मतलब उसमें काम का बंटवारा नहीं होता है। जैसे रैबिट को देख लो, रैबिट जो है ना वो ग्रुप में रहता है एक साथ, लेकिन सब रैबिट अपने अपने स्वतंत्र इकाई जैसा काम करता है। मतलब एक दूसरे से कोई एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के बाद या एक दूसरे के काम करने का बाद साथ में नहीं होता। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट भी जो है ना वो ग्रुप में रह लेता है, लेकिन उसमें लेवल ऑफ डिवीजन नहीं होता है, सब अपने अपना स्वतंत्र इकाई जैसा काम करता है। डियर है, मॉथ है, और इसीलिए एलिफेंट काफी बड़ा साइज में है। और जो है ना शेर इसका शिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि शेर जो है वो जो आपकी फीमेल जो होती है उसकी वो समांतर ग्रुप बना के चलना पसंद करती हैं या ग्रुप में शिकार कर लेती हैं। और ये चूंकि अकेला अकेला सूझता है तो एक शेर अगर आक्रमण करता है तो 2-3 शेर उसके सपोर्ट में पहुंच जाते, लेकिन जब एक हाथी पर आक्रमण होता है तो दूसरा हाथी समांतर वहां बहुत कम चांस है कि पहुंचेगा। तो ये जो है ना ग्रीगेरियस हो गया। हाँ, ग्रीगेरियस बिहेव हो गया। अगला है कॉलोनियल या सोशल। कॉलोनियल या सोशल क्या है भाई? तो आप नाम सुन रहे हो, कॉलोनी बनाया जाता है ना, ये फलना कॉलोनी है, ये फलना कॉलोनी है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? सामाजिक, है ना, मिलजुल के रहना। हाँ, ये अलग बात है कि कॉलोनी जो है ना उसमें अब असामाजिकता ज्यादा आ गया है, हम लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं ज्यादा। हाँ, एक दूसरे का टांग खींचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन रियली में कॉलोनी का मतलब क्या था? कॉलोनी बसाने का उद्देश्य क्या था? लोगों का सोच क्या था कि लोग एक साथ रहेंगे, एक परिवार जैसा बिहेव करेंगे, कामों का बंटवारा करके करेंगे, तो क्या होगा, सारे लोग आराम से रह पाएंगे। लेकिन अब होता, अभी फिलहाल जो वर्तमान में कॉलोनियां बन रही हैं उसमें उल्टा होता है, लोग एक दूसरे को खींचने में लगे रहते हैं। हाँ, खैर छोड़िए, यहाँ आते हैं। कॉलोनियल जो और या सोशल लाइफ क्या है भाई? जिसमें जो है ना लोग मिलजुल कर काम करें, लेबर ऑफ डिवीजन हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, माने काम का जो है ना वो क्या हो, बंटवारा हो सब में आपस में। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखते हैं,
हनी बी को देखिएगा काफी ज्यादा होता है संख्या में, लेकिन लड़ाई जल्दी नहीं होता वहां, क्योंकि सब में काम का बंटवारा होता है। टर्मिट्स देख लो, व्हाइट एंट देख लो, या चींटियों को देख लो, आप इन सबों को देख सकते हो, आंट्स को देख सकते हो। ये सब में कॉलोनियल और सोशल का बात होता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में हम लोग एनिमल्स को बांट रहे थे, किसके आधार पर? उनके हैबिट के आधार पर। एनिमल्स को और भी हम टाइप्स में बांट सकते हैं उनके एक्टिविटी के आधार पर। वो कब एक्टिव होते हैं 24 घंटा में? जो आपके दिन में एक्टिव होते हैं ज्यादा, दिन में ही अपने अधिकांश कामों को करना पसंद करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, उनको बोलेंगे डायurnal। जो भी अधिकांश जो पक्षियां हैं, अधिकांश पक्षियां जो हैं वो कैसी होती हैं? डायurnal होती हैं। वो दिन में ही अपने कामों को पूरा करना चाहती हैं या कर लेती हैं। मनुष्य है, बटरफ्लाई है, ये सब हम लोग जो है ना वो कैसे हैं? डायurnal है। और इसलिए देखिएगा रात में जो काम करते हैं मनुष्य को धीरे धीरे उनका बॉडी जो है ना, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी घबराता जाता है और ये समस्या उनके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हो जाता है। तो रात में नियमित जगना नहीं चाहिए। आप लोग को भी अगर पढ़ने का आदत है तो कोशिश यही करना कि 9:30 तक सो जाए, 9 साढ़े 9 तक सो जाए और सुबह में जल्दी जग जाए। आप 2 अढ़ाई बजे जग जाओ, 3 बजे जग जाओ, तो वो जो है ना वो आपका बॉडी क्या होता है? एडेप्ट बढ़िया से कर पाता है। क्योंकि हम लोग हैं कैसे? तो डायurnal है हम लोग, नॉकटर्नल नहीं है कि रात में जग के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है आपका नॉकटर्नल का। नॉकटर्नल उसको बोलते हैं जो जिनकी एक्टिविटी जो है ना अधिकांशतः कब होती है? रात के समय होती है, या लाइट के अनुपस्थिति में होती है, या डिफ्यूज लाइट में होती है। मतलब काफी कम लाइट रहे तब होती है, न रहे तब होती है। जैसे उल्लू, हाँ, बैट्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, रैबिट, ये सबको देखिएगा, ये समानता जो है ना आपका रात में अपने एक्टिविटी को ज्यादा करते हैं, दिन में कम करते हैं। अभी अलग बात है कि आजकल तो मछुओं को देखो दिन में भी अपना जो है ना काम करना शुरू कर दिए हैं। शायद महंगाई उनको भी पता लग गया कि बढ़ गया है, तो ओवर ड्यूटी कर रहे हो, है ना, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं बेचारे, लगता है। खैर, आप थोड़ा सा रैबिट के बारे में देख लो। रैबिट को नॉकटर्नल बोलते हैं, लेकिन लोग ज्यादा इसको अच्छा बोलना पसंद करते हैं, क्रैप्सिकुलर। रैबिट को क्रैप्सिकुलर बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है सबसे ज्यादा आपका डाउन और डस्क में होता है। डाउन मतलब समझते होंगे शायद अर्ली मॉर्निंग, है ना, शुरुआती आपका समय में। तो जो आपका सुबह होता है उसका जो शुरुआती सुबह होता है, मतलब उसको आप गोधूल बेला या क्या बोलते हैं। तो ये जो आपका है अर्ली मॉर्निंग, डाउन, और जो डस्क मतलब इवनिंग, लेट इवनिंग, सूरज डूबने के बाद का जो समय होता है ना, रैबिट की एक्टिविटी का काफी ज्यादा होता है। और कुछ हद तक यही समय होता है मॉस्किटो के भी एक्टिविटी का। मॉस्किटो भी आप देखिएगा सुबह में जो है ना सूरज निकलने के पहले काफी एक्टिव हो जाते हैं, और फिर शाम में भी जो है ना सूरज डूबने के बाद काफी एक्टिव 2 घंटा रहते हैं। अगला बात करते तो क्रैप्सिकुलर की जो डिफ्यूज लाइट में अपना एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा लेता है, या जिसकी एक्टिविटी समानता डिफ्यूज लाइट के समय ज्यादा होता है। रैबिट हो गया इसका कॉमन एग्जांपल। अब एनिमल्स को हम लोग और भी ग्रुप्स में बांटते जाते हैं। आधार क्या है कि वो कैसे जीना पसंद करते हैं। स्वतंत्र रूप में, मतलब किसी दूसरे जाति के जीव के साथ न रह के, या किसी दूसरे जाति के जीव के साथ। अपने साथ है कि नहीं हो तो कॉलोनियल वगैरह बताए थे आपको, है ना, पीछे में पढ़े थे। वो था एक ही जाति के जीव के लिए, एक ही जाति। जैसे मनुष्य के साथ रहता है कि नहीं रहता, ये कॉलोनियल का बात था, या क्या बात था आपका, या सॉलिटरी बात था, ठीक है ना। या आपको वहां पर हम ये पीछे बताए थे, तो इसको दोनों में अंतर है, ऐसा समझ लीजिएगा। ये अगर आपको बोला जाए सॉलिटरी तो अकेले रहता है, उसमें वो स्पेसिस के अंदर का बात है। ग्रीगेरियस स्पेसिस के अंदर का बात है, हाथी के साथ, है ना। कॉलोनियल में क्या है, हाथी के साथ। तो एक स्पेसिस के अंदर का बात है। लेकिन अगर 2 स्पेसिस के एनिमल्स के बीच का बात करो तब उसको यहां पर हम बोलते क्या, फ्री लिविंग या सिम्बायोसिस या सिम्बायोन्ट्स। फ्री लिविंग वैसे एनिमल्स होते हैं जो बिना किसी दूसरे स्पेसिस के एनिमल के मदद से आराम से जीवन जी लेते हैं या इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं।
तो वैसे एनिमल्स जो जिनके जीने के लिए वातावरण में किसी और दूसरे स्पीसीज के जीवों की आवश्यकता नहीं होती, उनके साथ की आवश्यकता नहीं होती, तो उनको कहते हैं फ्री लिविंग। जैसे मैन है, हाइड्रा है, कॉकरोच है, रैबिट है, वो कोई पार्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को नहीं खोजता है, बल्कि आराम से वो इंडिपेंडेंट लाइफ आपका जी सकता है और जीता है। फिर है सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स जो है ना, ये क्या है भाई, इंटरेक्शन या एसोसिएशन है किसका, ऑर्गेनिज्म का दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ। और ये समानता दो काम के लिए होता है। पहला तो कई बार प्रोटेक्शन के लिए होता है और दूसरा है आपका फूड के लिए। लेकिन जो है ना, चूंकि भोजन सबसे पहले है, इसलिए लोग आपका फूड पहले कर देते हैं। नहीं तो ये समानता दो के लिए होता है, एक फूड है और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन है। सिम्बायोसिस दोनों के लिए हो सकता है। हम यहाँ पर समानता फूड को लेके चल रहे हैं, जो बायोलॉजी का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण जो है ना आपका भाग है, भोजन। इस प्रोसेस को, जिसमें दो अलग अलग जाति के जीव एक साथ रहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस जो होता है वो कई प्रकार का होता है। सिम्बायोसिस को हम कई ग्रुप में बांटते हैं। पहला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो है ना, वैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें एक जो पार्टनर होता है वो फायदे में रहता है, जबकि दूसरा जो पार्टनर होता है, मतलब दो जो अलग अलग जाति के जीव आपस में एक साथ रह रहे थे, एक यूनिट के रूप में रह रहे थे, उसमें एक को फायदा होता है, जबकि दूसरा जो पार्टनर होता है उसको हानि पहुंचता है। तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। तो पैरासिटिज्म क्या हो गया, वैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग जाति के एक साथ रहते हैं, जिसमें एक को फायदा होगा और दूसरे को घाटा होता है, क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। जिसको फायदा होता है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जिसको इस एसोसिएशन में घाटा होता है उसको होस्ट कहते हैं। तो होस्ट इसमें कौन हो जाएगा, जिसको घाटा होने वाला है। और पैरासाइट किसको बोलेंगे पैरासिटिज्म में, जिसको फायदा होने वाला है। पैरासाइट जो है वो भी आपके कहां पर है, उस ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कहां पर, किस जगह पर पाया जाता है, उसके आधार पर दो प्रकार का होता है समांतर। पहला है इक्टोपैरासाइट, वैसा पैरासाइट जो एक्सटर्नल सरफेस पर बॉडी का पाया जाता है, ठीक है, बॉडी के बाहरी सतह पर पाया जाता है, वैसे पैरासाइट्स को क्या कहते हैं, इक्टोपैरासाइट कहते हैं। एग्जांपल इसका है फीमेल मॉस्किटो, वो आपके बॉडी के बाहरी सतह पर होता है। बेड बग है ना, खटमल, बॉडी लाउस, हाँ जानते होंगे शायद आप लोग, हाँ इसको क्या बोलते हैं, चिल्लर। ये सब जो है ना बॉडी के सतह पर पाए जाते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इक्टोपैरासाइट। वैसे पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हाँ उनको कहते हैं इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट जो होते हैं वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अब बॉडी के अंदर कहां पर, जो सेल के अंदर पाया जाए, साइटोप्लाज्म में पाया जाए, उसको कहते हैं साइटोजोइक। वैसे इंडोपैरासाइट जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर होते हैं, उनको कहते हैं साइटोजोइक। और इसका कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अगला है हिस्टोजोइक। वैसे आपके इंडोपैरासाइट जो टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं या टिश्यू के लेवल में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं क्या बाबू, हिस्टोजोइक। जैसे टैपबॉल या ब्लड फ्लूइड, ये सब जो है ना आपके टिश्यू में पाए जाते हैं, ब्लड में पाया गया। अगला है सीनोजोइक। वैसे आपके पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं और कहीं कैविटी वगैरह में पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है ना समांतर आपका एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, जो पेट वगैरह, पेट का जो है गट वगैरह में पाया जाता है। अब हम लोग ये जो पहला आपको बताए थे कि पैरासाइट को बांट रहे थे कि वो कहां पर है, ठीक है। दूसरा जो है ना वो बांट रहे हैं
कि उसका जो है होस्ट के साथ क्या संबंध है, मतलब अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए उसको कितने होस्ट की आवश्यकता होती है। एक होस्ट या एक से ज्यादा होस्ट चाहिए उसको अपने लाइफ साइकिल को, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल बार बार आ रहा है। लाइफ टाइम का अगर बात करें तो जन्म से मृत्यु तक को, नेचुरल मृत्यु तक को लाइफ टाइम कहते हैं। और लाइफ साइकिल का बात आ जाए तो बर्थ टू बर्थ, मतलब अपने जन्म से अपने जैसा जीवों के जन्म तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। तो लाइफ साइकिल क्या है, अपने जन्म से अपने जैसा नए जीव को प्रोड्यूस करने तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद जन्म लिया तो उसका लाइफ साइकिल शुरू हो गया, और जैसे ही उसके बाल बच्चे हो गए, उसके प्रोजेनी हो गए, तो उसका लाइफ साइकिल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब होस्ट के आधार पर इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक है मोनोजेनेटिक और दूसरा है डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक पैरासाइट उसको बोलते हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर पूरा कर लेता है, उसको दो होस्ट की आवश्यकता नहीं होती अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। इसका कॉमन एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड। ये दोनों जो हैं एक ही जीव में अपने पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं। इनको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, दो होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। क्या बताया आपको, होस्ट किसको कर रहे थे, उसको होस्ट कर रहे थे जो आपका क्या करता है, पैरासिटिज्म के समय घाटे में रहता है, और उसको पैरासाइट कर रहे थे जो पैरासिटिज्म के समय फायदे में रहता है। पैरासिटिज्म में एक फायदा और दूसरा घाटा में होता है। अब यहाँ पर कई तरह के पैरासाइट्स आपका पता है, कई तरह का जो है ना कंडीशन बताए, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और अगला दिन जो है ना डाइजेनेटिक आपका पैरासाइट से बात शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें भी समय लगेगा।